आदिम मनुष्य ने पत्थरों के टकराने से उत्पन्न चिनगारियां को देखा होगा। अधिकांश विद्वानों का मत है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम कड़े पत्थरों की एक दूसरे पर मारकर अग्नि उत्पन्न की होगी। घर्षण रगड़ने की विधि से अग्नि बाद में निकली होगी। पत्थरों के हथियार बन चुकने के बाद उन्हें सुडौल, चमकीला और तीव्र करने के लिए रगड़ा गया होगा। रगड़ने पर जो चिनगारियां उत्पन्न हुई होंगी उसी से मनुष्य ने अग्नि उत्पन्न करने की घर्षण विधि निकाली होगी। घर्षण तथा टक्कर इन दोनों विधियों से अग्नि उत्पन्न करने का ढंग आजकल भी देखने में आता है। अब भी आवश्यकता पड़ने पर इस्पात और चकमक पत्थर के प्रयोग से अग्नि उत्पन्न की जाती है। एक विशेष प्रकार की सूखी घास या रुई को चकमक के साथ सटाकर पकड़ लेते हैं और इस्पात के टुकड़े से चकमक पर तीव्र प्रहार करते हैं। टक्कर से उत्पन्न चिनगारी घास या रुई को पकड़ लेती है और उसी को फूंक फूंक कर और फिर पतली लकड़ी तथा सूखी पत्तियों के मध्य रखकर अग्नि का विस्तार कर लिया जाता है। घर्षण विधि से अग्नि उत्पन्न करने की सबसे सरल और प्रचलित विधि लकड़ी के पटरे पर लकड़ी की छड़ रगड़ने की है। एक दूसरी विधि में लकड़ी के तख्ते में एक छिछला छेद रहता है। इस छेद पर लकड़ी की छड़ी को मथनी की तरह वेग से नचाया जाता है। प्राचीन भारत में भी इस विधि का प्रचलन था। इस यंत्र को अरणी कहते थे। छड़ी के टुकड़े को उत्तरा और तख्ते को अधरा कहा जाता था। इस विधि से अग्नि उत्पन्न करना भारत के अतिरिक्त लंका, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में भी प्रचलित था। उत्तरी अमेरिका के इंडियन तथा मध्य अमेरिका के निवासी भी यह विधि काम में लाते थे। एक बार चार्ल्स डार्विन ने टाहिटी, दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीप जहां स्थानीय आदिवासी ही बसते हैं, में देखा कि वहां के निवासी इस प्रकार कुछ ही सेकंड में अग्नि उत्पन्न कर लेते हैं, यद्यपि स्वयं उसे इस काम में सफलता बहुत समय तक परिश्रम करने पर मिली। फारस के प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा के अनुसार हुसैन ने एक भयंकर सर्पाकार राक्षसी से युद्ध किया और उसे मारने के लिए उन्होंने एक बड़ा पत्थर फेंका। वह पत्थर उस राक्षस को न लगकर एक चट्टान से टकराकर चूर हो गया और इस प्रकार सर्वप्रथम अग्नि उत्पन्न हुई। उत्तरी अमेरिका की एक दंतकथा के अनुसार एक विशाल भैंसे के दौड़ने पर उसके खुरों से जो टक्कर पत्थरों पर लगी उससे चिनगारियां निकली। इन चिनगारियों से भयंकर दावानल भड़क उठा और इसी से मनुष्य ने सर्वप्रथम अग्नि ली। अग्नि का मनुष्य की सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक उन्नति में बहुत बड़ा भाग रहा है। लैटिन में अग्नि को प्यूरिस पवित्र कहा जाता है। संस्कृत में अग्नि का एक पर्याय पावक भी है जिसका शब्दार्थ है पवित्र करने वाला। अग्नि को पवित्र मानकर उसकी उपासना का प्रचलन कई जातियों में हुआ और अब भी है। अग्नि रासायनिक दृष्टि से अग्नि जीवजनित पदार्थों के कार्बन तथा अन्य तत्वों का ऑक्सीजन से इस प्रकार का संयोग है कि गर्मी और प्रकाश उत्पन्न हो। अग्नि की बड़ी उपयोगिता है जाड़े में हाथ पैर सेंकने से लेकर परमाणु बम द्वारा नगर का नगर भस्म कर देना, सब अग्नि का ही काम है। इसी से हमारा भोजन पकता है, इसी के द्वारा खनिज पदार्थों से धातुएं निकाली जाती हैं और इसी से शक्ति उत्पादक इंजन चलते हैं। भूमि में दबे अवशेषों से पता चलता है कि प्राय पृथ्वी पर मनुष्य के प्रादुर्भाव काल से ही उसे अग्नि का ज्ञान था। आज भी पृथ्वी पर बहुत सी जंगली जातियां हैं जिनकी सभ्यता एकदम प्रारंभिक है, परंतु ऐसी कोई जाति नहीं है जिसे अग्नि का ज्ञान न हो। आग दहनशील पदार्थों का तीव्र ऑक्सीकरण है, जिससे ऊष्मा, प्रकाश और अन्य अनेक रासायनिक प्रतिकारक उत्पाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीकरण से उत्पन्न गैस आयनीकृत होकर प्लाज्मा पैदा करते हैं। दहनशील पदार्थ में सन्निहित अशुद्धि के कारण ज्वाला के रंग और आग की तीव्रता में अंतर हो सकता है। सामान्य रूप में आग दाह पैदा करता है जिसमें भौतिक रूप से पदार्थों को क्षतिग्रस्त करने की क्षमता है। अगर आग एक बार जल जाती है यानी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है तो जब तक ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थ की उपस्थिति रहती है तब तक वह जलती और फैलती रहती है। आग को ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग कर बुझाया जा सकता है। आग पर पानी की पर्याप्त बौछार पड़ती है तो ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाधा पड़ती है और आग बुझ जाती है। आग पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से भी आग बुझा जा सकती है। जंगल की आग बुझाने के लिए मुख्य ज्वाला से दूर छोटी छोटी ज्वाला पैदा कर ईंधन की आपूर्ति बंद की जाती है। अग्नि उत्पन्न करने में पहले साधारणतः इतनी कठिनाई पड़ती थी कि आदिकालीन मनुष्य एक बार उत्पन्न की हुई अग्नि को निरंतर प्रज्वलित रखने की चेष्टा करता था। यूनान और फारस के लोग अपने प्रत्येक नगर और गारवे में एक निरंतर प्रज्वलित अग्नि रखते थे। रोम के एक पवित्र मंदिर में अग्नि निरंतर प्रज्वलित रखी जाती थी। यदि कभी किसी कारणवश मंदिर की अग्नि बुझ जाती थी तो बड़ा अपशकुन माना जाता था। तब पुजारी लोग प्राचीन विधि के अनुसार पुनः अग्नि प्रज्वलित करते थे। 1830 के बाद से दियासलाई का आविष्कार हो जाने के कारण अग्नि प्रज्वलित रखने की प्रथा में शिथिलता आ गई। दियासलाइयों का उपयोग भी घर्षण विधि का ही उदाहरण है।
अंतर इतना ही है कि उसमें फास्फोरस, शोरा आदि के शीघ्र जलने वाले मिश्रण का उपयोग होता है। प्राचीन मनुष्य जंगली जानवरों को भगाने या उनसे सुरक्षित रहने के लिए अग्नि का उपयोग बराबर करता रहा होगा। वह जाड़े में अपने को अग्नि से गर्म भी रखता था। वस्तुत जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोग अग्नि के ही सहारे अधिकाधिक ठंडे देशों में जा बसे। अग्नि, गर्म कपड़ा और मकानों के कारण मनुष्य ऐसे ठंडे देशों में रह सकता है जहां शीत ऋतु में उसे सर्दी से कष्ट नहीं होता और जलवायु अधिक स्वास्थ्यप्रद रहती है। मोटरकार के इंजनों में पेट्रोल जलाने के लिए बिजली की चिनगारी स्पार्क का उपयोग होता है, क्योंकि ऐसी चिनगारी अभीष्ट क्षणों पर उत्पन्न की जा सकती है। मकानों में कभी कभी बिजली के तार में खराबी आ जाने, शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। ताल, लेंस तथा अवतल कॉन्केव दर्पण से सूर्य की रश्मियों को एकत्रित करके भी अग्नि उत्पन्न की जा सकती है। ग्रीस तथा चीन के इतिहास में इन विधियों का उल्लेख है। आग बुझाने के लिए साधारणतः सबसे अच्छी रीति पानी उड़ेलना है। बालू या मिट्टी डालने से भी छोटी आग बुझ सकती है। दूर से अग्नि पर पानी डालने के लिए रकाबदार पंप अच्छा होता है। छोटी मोटी आग को थाली या परात से ढककर भी बुझाया जा सकता है। आरंभ में आग बुझाना सरल रहता है। आग बढ़ जाने पर उसे बुझाना कठिन हो जाता है। प्रारंभिक आग को बुझाने के लिए यंत्र मिलते हैं। ये लोहे की चादर के बर्तन होते हैं, जिनमें सोडियम कार्बोनेट का घोल रहता है। एक शीशी में अमल रहता है। बर्तन में एक खूंटी रहती है। ठोंकने पर वह भीतर घुसकर अमल की शीशी को तोड़ देती है। तब अमल सोडे के घोल में पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। इसकी दाब से घोल की धार बाहर वेग से निकलती है और आग पर डाली जा सकती है। अधिक अच्छे आग बुझाने वाले यंत्रों से साबुन के झाग, फेन की तरह झाग निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले रहते हैं। यह जलती हुई वस्तु पर पहुंचकर उसे इस प्रकार छा लेता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण आग बुझ जाती है। ऊपर की घुंडी को ठोंकने से भीतर अमल तेजाब की शीशी फूट जाती है जो बर्तन के भीतर भरे सोडा के घोल से प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इस गैस की दाब से घोल की वेगवती धार निकलती है। इसके मुंह को पानी भरी बाल्टी में डालकर और रकाब को पैर से दबाकर हैंडल चलाने पर टुंटी से पानी की धार निकलती है जो दूर से ही आग पर डाली जा सकती है। गोदाम, दुकान आदि में स्वयंचल सावधान ऑटोमेटिक अलार्म लगा देना उत्तम होता है। आग लगने पर घंटी बजने लगती है। जहां टेलीफोन रहता है वहां ऐसा प्रबंध हो सकता है कि आग लगते ही अपने आप अग्निदल फायर ब्रिगेड को सूचना मिल जाए। इससे भी अच्छा वह यंत्र होता है जिनमें से आग लगने पर पानी की फुहार अपने आप छूटने लगती है। प्रत्येक बड़े शहर में सरकार या म्यूनिसिपालिटी की ओर से एक अग्निदल फायर ब्रिगेड रहता है। इसमें वैतनिक कर्मचारी नियुक्त रहते हैं जिनका कर्तव्य ही आग बुझाना होता है। सूचना मिलते ही ये लोग मोटर से अग्नि स्थान पर पहुंच जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। साधारणतः आग बुझाने का सारा सामान उनकी गाड़ी पर ही रहता है। उदाहरणतः पानी से भरी टंकी, पंप, कैनवस का पाइप, होज, इस पाइप के मुंह पर लगने वाली टोंटी नोजल सीढ़ी, जो बिना दीवार का सहारा ले ही तिरछी खड़ी रह सकती है और इच्छानुसार ऊंची, नीची या तिरछी की तथा घुमाई जा सकती है, बिजली के तेज रोशनी और लाउडस्पीकर आदि। जहां पानी का पाइप नहीं रहता वहां एक अन्य लारी पर केवल पानी की बड़ा टंकी रहती है। कई विदेशी शहरों में सरकारी प्रबंध के अतिरिक्त बीमा कंपनियां आग बुझाने का अपना निजी प्रबंध भी रखती हैं। जहां सरकारी अग्नि दल नहीं रहता वहां बहुधा स्वयंसेवकों का दल रहता है जो वचनबद्ध रहते हैं कि मोहल्ले में आग लगने पर तुरंत उपस्थित होंगे और उपचार करेंगे। बहुधा सरकार की ओर से उन्हें शिक्षा मिली रहती है और आवश्यक सामान भी उन्हें सरकार से उपलब्ध होता है। आग लगने पर तुरंत अग्निदल को सूचना भेजनी चाहिए, हो सके तो टेलीफोन से, और तुरंत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिए कि आग कहाँ लगी है। आग की खोज, या अधिक सटीक रूप से आग का नियंत्रित उपयोग, मानव जाति के पहले महान नवाचारों में से एक था। आग हमें प्रकाश और गर्मी पैदा करने, पौधों और जानवरों को पकाने, रोपण के लिए जंगलों को साफ करने, पत्थर के औजार बनाने के लिए गर्मी उपचार करने, शिकारी जानवरों को दूर रखने और सिरेमिक वस्तुओं के लिए मिट्टी को जलाने की अनुमति देती है। इसके सामाजिक उद्देश्य भी हैं। आग एकत्रित स्थानों के रूप में, शिविर से दूर लोगों के लिए प्रकाशस्तंभ के रूप में और विशेष गतिविधियों के लिए स्थान के रूप में कार्य करती आग का नियंत्रित उपयोग संभवतः प्रारंभिक पाषाण युग या लोअर पैलियोलिथिक के दौरान हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस का आविष्कार था। मनुष्यों से जुड़ी आग का सबसे पहला सबूत केन्या के झील तुर्काना क्षेत्र में ओल्ड ओवन होमिनिड साइटों से मिलता है। कुबी फोरा की साइट में कई सेंटीमीटर की गहराई तक पृथ्वी के ऑक्सीकृत पैच थे, जिसे कुछ विद्वान अग्नि नियंत्रण के प्रमाण के रूप में व्याख्या करते हैं।
मध्य केन्या, लगभग 1.4 मिलियन वर्ष पुराना, में चेसोवांजा की ऑस्ट्रेलोपिथेसिन साइट में छोटे क्षेत्रों में जले हुए मिट्टी के विस्फोट भी शामिल थे। अफ्रीका में अन्य निचले पुरापाषाण स्थलों में आग के संभावित सबूत शामिल हैं। इथियोपिया में गादेब जली हुई चट्टान और स्वाटक्रांत जली हुई हड्डियां और वांडरवक गुफा जली हुई राख और हड्डी के टुकड़े दोनों दक्षिण अफ्रीका में हैं। अफ्रीका के बाहर आग के नियंत्रित उपयोग के लिए सबसे पहला सबूत इजराइल में गेशर बेनोट याकov के निचले पुरापाषाण स्थल पर है, जहां 790,000 साल पुरानी एक साइट से जली हुई लकड़ी और बीज बरामद किए गए थे। अन्य सबूत पर पाया गया है जोकोडियन, चीन में एक लोअर पैलियोलिथिक साइट, ब्रिटेन में बीच गड्ढे और केसिम गुफा इसराइल में। दियासलाई संज्ञा स्त्रीलिंग, हिंदी दिया सलाई, लकड़ी की वह तीली या सलाई जो रगड़ने से जल उठती है। विशेष यह प्रायः 1 अंगुल या इससे कुछ कम लंबी और पतली लकड़ी की सलाई होती है जिसके एक सिरे पर गंधक आदि कई भभकने वाला मसाले लगे होते हैं। इस सिरे को रगड़ने से आग निकलती है जिससे सलाई जलने लगती है। इस सिरे को रगड़ने से आग निकलती है जिससे सलाई जलने लगती है। जिस सलाई के सिरे पर गंधक लगी होती है वह हर एक कड़ी चीज पर रगड़ने से जल उठती है, पर जिसके सिरे पर अन्य मसाले लगे होते हैं वह विशिष्ट मसालों से बने हुए तल पर रगड़ने से जलती है। इसके अतिरिक्त चिनगारी या आग से इस सिरे का स्पर्श कराने से भी सलाई जल उठती है। छोटी चौकोर डिबिया में दियासलाइयां बंद रहती है और उसी डिबिया के पार्श्व पर वह मसाला लगा होता है जिस पर रगड़ने से सलाई जलती है। लकड़ी एक अतिरिक्त एक प्रकार की मोम की बनी हुई दिया सलाई होती है जो अपेक्षाकृत अधिक समय तक जलती रहती है। आजकल वैज्ञानिकों ने कागज आदि की भी सलाई बनाई है। सलाई का व्यवहार दिया जलाने और आगसू लगाने आदि के लिए